हेलो लर्नर्स। आज मैं आपको राग यमन के बारे में बताना चाह रही हूँ। राग यमन भी आपके पहले सेमेस्टर के BHMCL 102। ये राग केवल सुनने में ही अच्छा नहीं लगता, इसका जो भाव है वो बहुत जल्दी किसी के मन को छूता है। तो हम देखते हैं कि सुगम संगीत में और खासकर फिल्म संगीत में इस राग का बहुत अधिक प्रयोग होता है। और जितनी भी फिल्म संगीत जो है राग यमन पर आधारित है, वो काफी लोकप्रिय हुए हैं। इतने लोकप्रिय हुए हैं कि लोगों के मुंह पर फिरता है ये राग यमन में जो गीत कंपोज किए गए हैं। राग यमन का इतिहास अगर शास्त्रों को देखें तो कहते हैं कि जब तुर्क लोग यहाँ पर हमारे भारत में आए तो वो राग यमन को साथ लेकर आए। राग यमन से मिलता जुलता ही एक राग है राग कल्याण, जो आज भी हमारे दक्षिण के जो कर्नाटक संगीत है उसमें गाया जाता है। परंतु यमन और कल्याण में थोड़ा बहुत अंतर है बस। तो कहते हैं कि ये अमीर खुसरो ने कुछ रागों को हमारे यहाँ प्रचारित किया था। तो उन रागों में से एक राग है राग यमन। राग यमन को कल्याण थाट के अंतर्गत रखा गया है। ये कल्याण थाट का आश्रय राग है। अब हमने आपको बताया है पहले भी कि भातखंडे जी ने 10 थाट पद्धति का निरूपण किया था। इस 10 थाट पद्धति के अंतर्गत राग थाट कल्याण जो है वो एक थाट है जिसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और मध्यम तीव्र लगता है। अर्थात थाट कल्याण के जो स्वर हैं वो है षड्ज, ऋषभ, गंधार, तीव्र मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। अर्थात सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जिसमें मध्यम जो है वो तीव्र है। अब राग यमन में क्या स्वर लगते हैं? वो भी सा, रे, गा, मा तीव्र, पा, धा, नी। बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं, केवल मध्यम तीव्र है। तो क्योंकि राग यमन में जो लगने वाले स्वर हैं वो सारे के सारे ठाठ कल्याण में लगने वाले स्वर हैं, इसीलिए इस राग को भी कल्याण ठाठ का आश्रय राग माना गया है। जब शुरुआती स्तर पर सब लोग शास्त्रीय संगीत सीखने जाते हैं तो राग यमन एक ऐसा राग है जो अमूमन लोगों को सिखाया जाता है। ये केवल आसान राग नहीं है, ऐसा ना समझें। राग बहुत जल्दी पकड़ में आता है, परंतु ज्यों-ज्यों इसकी हम गहराई में उतरते जाते हैं, इस राग की विशालता हमें समझ में आती है। इसमें किस प्रकार से स्वरों की जो है फ्रेजेस बनते हैं, वो जो है धीरे धीरे हमें समझ में आता है और हम इस राग को बड़ी देर तक गा सकते हैं। जो परिपक्व गायक होते हैं वो राग यमन को आराम से 1 घंटा तक तो गा ही लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं राग यमन की वादी और संवादी स्वर में। राग यमन में वादी स्वर क्या है? निषाद। और संवादी स्वर क्या है? गंधार।
निषाद इसका वादी अर्थात मुख्य स्वर है और इस स्वर के साथ सबसे अधिक संवाद करने वाला स्वर है गा। एक और खास बात है इस राग की कि ये राग सातों स्वर इसमें प्रयुक्त होते हैं, उसके बावजूद भी ये राग शुद्ध निषाद से शुरू होता है। जब हम शुरू करते हैं कोई भी राग तो आपने देखा होगा सा से शुरू करते हैं, पर ये राग जो है वो सा से शुरू नहीं होता। राग यमन को जब हम शुरू करते हैं तो निषाद, मंद्र निषाद यानी मंद्र नी से शुरू होता है। कैसे? नी रे गा, इस प्रकार से। अब आपने देखा कि इसमें हमने नी रे गा बोला, नी सा रे गा नहीं बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सा को वर्जित किया, नहीं, ये इस राग की स्वरावली की विशेषता है कि हम किस तरीके से इस राग में स्वरों को लेते हैं। वैसे देखा जाए तो राग जो है अपनी स्वरूप थोड़ी थोड़ी बदलती है समय समय पर। जैसे लोकप्रियता होती है, लोकप्रिय किसी गायक ने किसी स्वरावली को, खास स्वरावली को जो है गाने में प्रयुक्त किया और लोगों को वो सुनने में बहुत अच्छा लग गया और वो उसी चीज़ को खुद भी गाने लगे। तो इस तरह से राग का रूप थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो इसी प्रकार से हम अगर 19वीं शताब्दी के राग यमन को देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे? हम इसकी बंदिशों को देखेंगे। तो बंदिश जो है, उन बंदिशों में हमें मिलता है कि सारे गा से राग शुरू हो रही है। तो यानी कि आज से करीब 200 साल पहले राग यमन में सारे गा से भी शुरू होता था, परंतु क्योंकि नी रे गा बहुत अच्छा सुनाई देता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो ये इस राग का एक परिचायक स्वरावली बन गया है। इसलिए नी रे गा जो है ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। यहाँ तक कि इसकी जो आरोह अवरोह है, हम सारे गामा नहीं बोलते, सा रे गा मा पा, इस प्रकार से नहीं बोलते। सा रे गा मा पा, इस प्रकार से हम नहीं बोलते। हम कैसे गाते हैं? नी रे गा मा पा, इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। इसका एक खास कारण है। इसका कारण ये है कि इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग होना। तीव्र मध्यम के साथ में शुद्ध निषाद का जो संबंध बैठता है वो करीब करीब सा और पा का जो संबंध बैठता है उसी जैसा होता है। इसीलिए तीव्र वाले जो राग हैं उसमें अमूमन शुद्ध निषाद से हम उसको शुरू करते हैं, इसको उठान लेते हैं। मतलब ये शब्द उठान इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब हम उठने लगते हैं तो उसे हम मंद्र के शुद्ध निषाद से उठते हैं। तो अब हम किस प्रकार से इसका आरोह और अवरोह गाएंगे ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सा, चाहे हम नी से गाएं, चाहे हम किसी और स्वर से गाएं, जब भी हम पहली दफा अपना गायन शुरू करेंगे तो एक बार तानपुरी के साथ सा को गा लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपका स्वर और तानपुरे का स्वर एक जैसा रहे और आप फिर गाने को शुरू करेंगे तो आप सुर में गाएंगे। सा नी रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा
इस प्रकार से आरोह और अवरोह गाएंगे। अब आपने नोट किया होगा कि इसके आरोह में भी हम 7 स्वर प्रयोग करते हैं और इसके अवरोह में भी हम 7 स्वर प्रयोग करते हैं। राग यमन का मैं आरोह और अवरोह आपको बताती हूँ। सा नी रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। आपने नोट किया होगा कि इसकी आरोह और अवरोह दोनों में ही 7 स्वर लगते हैं। तो इसकी जाति क्या हुई? जाति है संपूर्ण संपूर्ण। हाल में ये देखा जा रहा है कि कुछ एक जगह पर आरोह में पंचम को वर्जन करने की एक जो है चलन चल पड़ा है, परंतु हम भातखंडे जी के द्वारा बताई गए राग के रूप को फॉलो कर रहे हैं और इसके हिसाब से आरोह और अवरोह दोनों ही संपूर्ण है। भले से इस राग को जब हम विस्तार से गाएंगे तो हमें कहीं कहीं पर पंचम छोड़ना पड़ेगा, कहीं कहीं पर जिस प्रकार से हमने सा छोड़ा है उसी प्रकार से हम पंचम को भी छोड़ेंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इस राग में पंचम आरोह में वर्जित है या षडज आरोह में वर्जित है। दोनों ही स्वरों का इसमें पूरी तरह से प्रयोग किया जाता है, आरोह में भी अवरोह में भी। ये अलग बात है कि हम जब राग का विस्तार करते हैं तो विस्तार करते हुए हम कुछ ऐसे स्वरावली लेते हैं जिससे कि पंचम कभी छूटता है। तो इसीलिए इस राग को इतनी विशाल कहा गया है कि चाहे हम षड्ज को छोड़ें और चाहे हम पंचम को छोड़ें, इस राग के रूप को कभी कोई हानि नहीं पहुंचता। राग बिल्कुल पूरी तरह कायम रहता है। ठीक है, अब आरोह अवरोह को हम आकार में गाएंगे। सा को हमने कायम किया, अब हम आरोह गाएंगे। आ, 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 ठीक है। अब इसको तुरंत समझने के लिए, इसको तुरंत पकड़ने के लिए कि ये राग यमन है, वो कौन सी स्वरावलियां हैं, इनको हम पकड़ कहते हैं। आरोह, अवरोह और उसके बाद पकड़। पकड़ माने वो स्वरावली जिससे हम तुरंत इस राग को पहचान पाते हैं। तो वो क्या है? सा नी रे गा मा गा नी रे गा मा पा पा रे सा नी रे गा मा पा मा दा पा मा गा रे नी रे गा रे सा। इस राग में, क्योंकि ये राग एक बहुत ही विशाल राग है, तो इस राग से कई और रागों का जन्म होता है।
तो इस राग से अन्य रागों में जब हम देखते हैं तो इस राग की छाया किस प्रकार से हम तुरंत देख लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये राग यमन से इस राग की उत्पत्ति हुई है। वो है इसका अंग, जिसे कल्याण अंग कहा जाता है। और ये कल्याण अंग क्या है? पारे पारे सा। जिस राग में तीव्र मध्यम नहीं लगता है, परंतु वह कल्याण थाट का ही राग है, तो उसको हम कैसे पहचान पाते हैं कि पा रे सा। इस पा रे की जो संगति है, ये कल्याण थाट है, ये रागवाचक है, ये कल्याण अंगवाचक है। इसलिए पा रे जहाँ भी लगता है हम कहते हैं ये कल्याण अंग का राग है। और ये खास करके राग यमन में बार बार प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने कहा कि सभी राग जो हैं समय से बंधे हुए हैं हिंदुस्तानी संगीत में। तो हिंदुस्तानी संगीत में राग यमन के लिए समय निर्धारण किया गया है सायंकाल या रात का पहला प्रहर। रात का पहला प्रहर यानी कि आप समझ लीजिए आज के समय में जब सायंकाल समाप्त होने के तुरंत बाद रात होती है, गर्मियों में रात को 8 बजे, सर्दियों में रात को 7 बजे जो समय होता है, उस समय हम यमन गाते हैं। अब एक बात और इसमें समझाने की है कि कई बार हम जब परफॉर्मेंस में जाते हैं, मंच में गाने जाते हैं, तब हमारे पास में अधिकतर सायंकाल में समय रहता है। 6 बजे से शुरू होता है, कहीं 7 बजे से शुरू होता है। तो वहाँ पर अगर हम कल्याण थाट के राग से शुरू कर रहे हैं तो हम यमन शुरू करते हैं, चाहे वो उस वक्त 6 बजा हो या 7 बजा हो, क्योंकि मंच जो प्रेक्षागृह होती है यानी कि जो ऑडिटोरियम होता है, उसके अंदर जो माहौल होता है वो तो रात्रि का माहौल ही होता है, इसलिए इतना ज़्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो है राग यमन पहले गाते हैं, उसके बाद हम यमन के बाद यानी कल्याण थाट के आगे के जो थाट है उन थाटों को लेते हैं, जैसे काफ़ी हो गया, जैसे खमाज हो गया। इन थाटों के रागों को हम बाद में गाते हैं। पहले हम कल्याण थाट के राग गाएंगे, और उसमें भी अगर हम यमन गाने का सोच रहे हैं तो यमन गाएंगे। अब यमन की जो है विस्तार किस प्रकार से होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। मैं इसको आपको स्वरों में गा के बताती हूँ ताकि आप इसको खुद भी गा सकें। सानी नी धा मा धा नी धनी धा सा सानी नी धा मा धा नी धा नी धा
सा नी रे गा रे नी ध नी रे गा गा रे नी रे गा सा। आप देखिए कि इसमें गंधार में हम बार बार विश्राम कर सकते हैं। इस प्रकार से निषाद में भी हम बार बार विश्राम ले सकते हैं। सा पर तो ले सकते ही हैं। इसके अलावा हम पंचम में भी विश्राम ले सकते हैं। एक जो राग मैंने बताया आपको कि विशाल है, वो विशाल क्यों है कि हम कितनी संख्यक स्वरों पर विश्राम ले सकते हैं, रुक सकते हैं देर तक। जब हम स्वरावलियों को बनाते हैं तो उन स्वरावलियों को किन किन जगह पर हम विश्रांति दे सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो राग कैसे बड़ा या छोटा, यानी विशाल या संकीर्ण किस तरह से बनता है। तो इस राग में हमने देखा, जितना हमने अभी गाया, हमने मंद्र में देखा, ये मंद्र में आराम से जा सकता है। सा नी धा प तक जाएगा। अगर आपकी आवाज पंचम तक जाती है नीचे, तो जाके पंचम पे आप आराम से रुक सकते हैं। सा नी धा म ध नी प। इस तरह से आप पंचम पे रुक सकते हैं। म ध नी ध सा। अब आप देखिए कि निषाद को हम छोड़ के भी सा पर आ सकते हैं। ध सा नी रे गा गा रे गा नी रे गा नी रे गा मा गा नी रे गा मा नी मा गा। किस प्रकार से हम राग में स्वरावली बनाते हैं, वो कभी एक स्वर को छोड़ के, कभी दो स्वर को छोड़ के, कभी एकदम सातों स्वर को छोड़ के नी से लेके मंद्र नी से मध्य की निषाद तक हम खींच सकते हैं। इस प्रकार से भी स्वरावलियां बनती हैं। नी रे गा मा गा रे नी मा गा। इस प्रकार से इस राग के रूप को कोई हानि नहीं पहुंचता, परंतु किसी किसी राग में हम ये काम नहीं कर सकते। तो हम आगे और बढ़े। नी रे गा मा पा पा मा गा। राग यमन ऐसा राग है जिसमें आप खटका, मुड़की, मींड, हर किस्म की जो अलंकार है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि गमकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं विस्तार कर रही हूँ, इसमें गमक तो मैं नहीं ले सकती, पर आंदोलन मैं आपको लेके बता सकती हूँ। नी रे गा मा, ये जो बहुत हल्का सा एक आंदोलन हुआ। मा गा। आपने इस साल में, इस सत्र में आप एक दूसरा राग भी सीख चुके हैं, राग भैरव। तो राग भैरव में आपने देखा था कि रे और धा में आंदोलन हो रहा है, पर वो आंदोलन और इस आंदोलन में फर्क है। तो वो चीज़ आपको
बहुत अच्छे से बारीकी से इसे सुनना है और बारीकी से समझना है कि किस प्रकार से हम यमन में आंदोलन किया है। हमने पंचम को छुआ है हल्के से। म गा पमा 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 गा, ये काम हमने किया है। नी रे गा मा पा मा गा, नी रे गा मा पा रे सा। अब आप देखिए कि राग यमन में जब हम पा रे ले रहे हैं, इसमें हमारा तीव्र मध्यम है, तब भी हम इसको जब ले रहे हैं तो हम इसमें पा म ग रे चारों स्वर ले रहे हैं। और किस प्रकार से ले रहे हैं? पाम गरे, यानी पा बोल रहे हैं, पा पाम, जहाँ छोड़ा हमने वो माँ। बहुत अस्पष्ट रूप से हमने माँ को छुआ और वहीं छोड़ दिया, और पाम गरे यानी गा को भी हम छूते हुए रे में चले गए, तो पा रे सा। इस प्रकार से पा रे सा यमन में लगता है। इस बारीकी से आप अगर खुद इस स्वर को गा सकेंगे तो आप बहुत अच्छे से राग यमन को गा सकेंगे, उसके भाव को दर्शा सकेंगे। निरे गा मा धा पा मा धा नी धा पा। अब मैं वो बात बताऊं, अभी मैंने कहा था आपको कि लोग आरोह में पंचम को बोलते हैं कि वर्जित कर दिया गया है, लेकिन वर्जित नहीं किया है। इसका अल्प जो है अल्प प्रमाण से इसका प्रयोग होता है, अल्प प्रयोग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि राग यमन में आरोह में जो है आपको पंचम वर्जित करना है, ऐसा नहीं है। तो ये जो स्वरावली बनी वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमने पंचम को छोड़ा। नि रे गा मा धा पा मा धा नी धा पा। अब जैसे हमने आरोह में पंचम छोड़ा, उसी प्रकार से इसमें जब हम वापस आते हैं तो हम धैवत को छोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि धैवत को हमने वर्जित किया। मा धा नी पा, हमने धैवत को वर्जित नहीं किया, हमने नी से पा के बीच में जो धैवत आती है उसको छूते हुए गए। नी पा, हमने धा को छुआ और फिर हम पंचम पर आके रुके। तो इस प्रकार से राग यमन की विस्तार हम करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बिना रुके राग यमन की विस्तार करके बताती हूँ कि इसका विस्तार किस प्रकार से होता है।
आ, आ, तो आज के लिए इतना ही। आज आपने राग यमन का जो रूप है उसको देखा, समझा, और आगे हम इस राग की बंदिशों को सीखेंगे। नमस्कार।